जय बद्री केदार, जय महाकाल। उत्तराखंड के वेखौफावश ओंकार पहाड़ की में समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक अभिनंदन। और आज एक विशेष एपिसोड, बनते चकड़ेत, देवभूमि के देवदूत। पहले तो स्पष्ट कर दें, बॉस अपना फंडा बिल्कुल अलग है। हम नहीं चाहते कि ताली बजाने वाले सैकड़ों की भीड़ दर्शक की तरह हो। ये कोई पार्टी की जय जयकार नहीं करनी। हम चाहते हैं कि जो भी पहाड़ी तैशी मित्र हों, वो बेशक 5-10 हों, लेकिन गंभीर प्रकृति के हों, सोचने वाले हों, मनन करने वाले हों। तो हम परवाह नहीं करते कि कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा। जो जुड़ गया उसका हार्दिक अभिनंदन, और जो ना जुड़ा वो अपने मस्त रहे, स्वस्थ रहे, चकड़ेत बन के चकड़ेती करते रहे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश पाल सूर्यवंशी जी। भाई आवाज़ आ रही हो तो बताइएगा कि आवाज़ पहुंच रही है आपको। तो आज का विषय है कि बनते चकड़ेत, देवभूमि के देवदूत। अब चकड़ेत एक ऐसा शब्द है, पहाड़ में प्रचलित शब्द है, इसकी हमको आपको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं। हाँ, देवदूत, इसकी निश्चित ही आगे बढ़ने से पहले एक परिभाषा जरूर बताएंगे। इसलिए बताएंगे कि जो चीज़ हमें नहीं बोलनी चाहिए थी हम भूल चुके हैं। देवदूत, याद होगा आपको कि शास्त्रों में भी उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा दिया गया है। देवभूमि। और देवभूमि में निश्चित है कौन रहेंगे, दानव तो रहेंगे नहीं। देवभूमि रहते हैं देवदूत, जिसमें आप भी हैं, हम भी हैं। तो हम हैं देवदूत। अब चकड़ेत पे चलिए, अब बढ़ते हैं चकड़ेत पे। चकड़ेत की परिभाषा बताने की आवश्यकता तो है नहीं, सबको पता है। लेकिन जिसकी आवश्यकता वो हम आपको बताएंगे। नवीन भट्ट जी, स्वागत है आपका। चकड़ेत। अब चकड़ेत का पहले तो बता दें कि 2 किस्म के हैं हमारे पहाड़ में, जो अभी पैदा हुए हैं। अभी क्या 20-25 साल से, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गए। तो चकड़ेत में भी 2 कैटेगरी हैं, एक छोटा चकड़ेत और एक बड़ा चकड़ेत। छोटा चकड़ेत कौन? छोटा चकड़ेत कौन है? छोटे चकड़ेत वो हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए या विपक्ष में बैठे हैं, ये छोटे चकड़ेत हैं। अब कैसे छोटे वो बताऊंगा बाद में। और बड़े चकड़ेत कौन है? आप और हम, जो इनको जिता करके मान्य बना करके और विधानसभा में भेजते हैं। ठीक। तो ये 2 प्रजाति, छोटा चकड़ेत और बड़ा चकड़ेत। ये तो हो गई। तो सोहनलाल जी का स्वागत, गणेश भारद्वाज जी का स्वागत। अब थोड़ा बढ़े आगे। चकड़ेत में एक वैरायटी बन गई है, बकैत नंबर 1, कलमबीर नंबर 2, बयानबीर। मतलब चकड़ेतों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है। अब बकैत कौन? बकैत वो हैं कि जिनको रील बना करके बकैती करनी है। जैसे यह पोस्ट लिखनी है, हम भाजपा को उत्तराखंड से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक। ये आप हमारे साथ जुड़िए और हम उत्तराखंड को राजनीतिक विकल्प देंगे। ये है बकैत। बकैत और बयानबीर दोनों हैं। ठीक है। तो बकैत और बयानबीर ये मिलती जुलती एक कौम है।
लेकिन एक और चकड़ेत हैं, उन चकड़ेतों को हम बोलते हैं माइक बीर। ये कौन सी प्रजाति है जो इन बकैतों को और चकड़ेतों को एक मंच देती है? माइक बीर। इसमें यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, कोई भी हैं, बहुत सारे हैं। तो ये तो हो गई चकड़ेतों की प्रजाति और चकड़ेतों की श्रेणी। अब क्यों हमने आज ये विषय चुना साहब कि जो हम देवदूत थे ना, देवभूमि उत्तराखंड के, वो चकड़ेत बनते जा रहे हैं। अरे वाह, दीवान शाह जी आपका स्वागत, सुनीता गिल्डियाल जी का स्वागत, मुकेश जी का स्वागत, सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और माफ़ कीजिएगा, आपकी ये जो स्वागत की प्रक्रिया है इस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि फिर ब्रेक हो जाता है और ना आप समझ पाते हैं ना हम बोल पाते हैं। तो हम चलते रहेंगे और बाद में सभी जितने भी इष्ट मित्र जुड़ रहे हैं उनका हम हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हाँ, हम पहले भी कहा है और कहते आ रहे हैं कि आपके बहुमूल्य विचार, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। आप जुड़ भी सकते हैं और जहाँ पे लगे कि हुंकार की बात गलत है, आप विरोध भी कर सकते हैं और लाइव में भी जुड़ सकते हैं। और दीवान शाह जी आपसे तो विशेष अनुरोध रहेगा, आप एक ऊर्जावान और क्रांतिकारी युवा हैं मेरे पहाड़ के, आप जुड़ पाएँ तो अच्छी बात है। अब साहब, ये चकड़ेत कैसे बन रहे हैं, पहले इस पे और उसके बाद आएंगे हम गंभीर मुद्दे पे जो कल से शुरू होने वाला है अपने उत्तराखंड में। ठीक है, चकड़ेत आपको याद दिला दूं, और याद इसलिए दिलानी पड़ती कि बहुत कम लोग हैं कि जो जरा बारीकी से उत्तराखंड से संबंधित पहाड़ हित की बातें देखते हैं, खबरें देखते हैं, जैसे हुंकार है। ऐसे ही एक और पहाड़ हितैषी, एक पहाड़ पुत्र है हमारे, उनका नाम है श्री रमेश भट्ट। ठीक है, रमेश भट्ट। कौन है रमेश भट्ट? आप भी एक पत्रकार हैं और बयानवीर नहीं, माइक बीर नहीं, पत्रकार। आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल में बाकायदा एंकर हुआ करते थे। फिर उत्तराखंड सरकार में आप एक श्रीमान मुख्यमंत्री, नाम नहीं लेना चाहेंगे, आपको याद होना चाहिए, तो रमेश भट्ट जी उनके मीडिया सलाहकार नियुक्त हुए थे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का बस्ता गोल हुआ, दूसरे मुख्यमंत्री जी आए जो भाई साहब कहते हैं हम धाकड़ हैं, और मैं भी मानता हूं और मैं उनको धाकड़ धामी भाई कहता हूं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो रमेश भट्ट जी को उन्होंने फिर अपना मीडिया सलाहकार किसी ने नहीं बनाया। लेकिन जो वो काम कर रहे हैं, कभी देखेगा, ढूंढेगा, सर्च कीजिएगा, वो पहाड़ हित में जो उनकी लाइव होती है वो पहाड़ हित में होती है। कैसे पहाड़ हित में होती है कि जैसे एक छोटा सा विषय दें आपको कि उद्यानीकरण पर वो एक जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में उद्यानीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, या जहाँ पर कोई कर रहा है एक प्रयास, उस प्रयास को लाइमलाइट में लाते हैं। या पहाड़वासी कोई पहाड़ हित में कोई विशेष कार्य कर रहा है, उसको लाइमलाइट में लाते हैं। लेकिन अफसोस कि शायद जितने भी मित्र अभी तक जुड़े हुए हैं ना, शायद ही देखते होंगे, जो कि देखना चाहिए। आज की चर्चा है कि हम पहाड़वासी चकड़ेत बन गए हैं, दीवान बाबू। ठीक है, और चकड़ेत कैसे बन गए हैं ये जुड़ेगा आपके कल से जो शुरू होने वाला है उत्तराखंड में बिहार प्रवासी सम्मेलन। असल मुद्दा ये है, असल मुद्दा है बिहार प्रवासी सम्मेलन। लेकिन उस विषय पे आने से पहले ये चकड़ेत बताना जरूरी है जो हमें नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम उस उत्तराखंड से हैं कि जहां गंभीरता के लिए हमको जाना जाता है, बुद्धिमत्ता के लिए हमको जाना जाता है।
तो हम ये कह रहे थे कि उन रमेश भट्ट जी को, जो पत्रकार हैं और जो पहाड़ हित में काम कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, कोई नहीं देखता। ठीक। अब चकड़े हम कैसे बन गए? अचानक उत्तराखंड में एक पहाड़ का लाल पैदा होता है, मियां अशरफ अली का नाती पहाड़ का लाल बिरजू मयाल। और भाई साहब, ओहो, शेयर पे शेयर, फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड, और तालियों पे तालियां। तो इसको कहते चकड़ेत। जिस रमेश भट्ट जी पत्रकार को आपको देखना चाहिए, जो पहाड़ हित में काम कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं आप किसको देख रहे हैं? कॉमेडियन को। ये कॉमेडियन है ये बच्चा, ठीक है। और कॉमेडियन क्यों है? आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि कुल मिला के ये एक टूल किट की तरह काम कर रहा है, और इस पे हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा भरा हुआ है, पूरा फेसबुक भरा हुआ है कि ये भाई, ये युवा किसके लिए। तो इसलिए हम चकड़ेत बन गए। अब हमने दो चीज बताई, एक छोटा चकड़ेत, एक बड़ा चकड़ेत। अब आते हैं विषय पे। छोटा चकड़ेत। छोटे चकड़ेत कौन? हमने कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये छोटे चकड़ेत है, और बड़े हम हैं जो आज आपके साथ लाइव में बैठे हुए हैं। और आप जो देख रहे हैं ना, हम बड़े चकड़ेत हैं, क्योंकि हम ही इनको जिता करके, मान्य बना करके विधानसभा में भेजते हैं, जिससे कि ये हमारा मजाक उड़ाते रहे। और कल से एक मजाक शुरू होने जा रहा है उत्तराखंड में, और उस मजाक का नाम है बिहार प्रवासी सम्मेलन। सुन लिया होगा आपने। अब ये क्यों आना पड़ा आज लाइव में? अपने जो आप इष्ट मित्र जुड़े हैं या जो बाद में लाइव देखेंगे, बता दें क्यों आना पड़ा। इसका भी वजह है। इसकी वजह यह है कि बड़े समर्थक मेरे उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के कौन कौन है? ये भाजपा समर्थक, ये भाजपा के मतदाता। पढ़िएगा सोशल मीडिया पे, ये ताली बजा रहे। पता नहीं धाकड़ धामी सरकार आपको क्या देने जा रही है। बिहार प्रवासी सम्मेलन। एक भाई तो मेरी पोस्ट में इतना भड़क गया कि उसने प्रतिक्रिया, उसने कमेंट्स लिखी कि साहब आपका ज्ञान कुछ भी नहीं है और आप बेपेंदी के लोटे हैं, और मैं आपकी पोस्ट, आपकी टाइमलाइन पे नहीं आया करूंगा, आपकी पोस्ट में नहीं आया करूंगा। बेपेंदी का लोटा क्यों हूं मैं? क्योंकि मैं भाजपाई होने के बाद भी ये जो पहाड़ विरोधी नीतियां हैं उत्तराखंड सरकार की, मैं उनके लिए ताली नहीं बजाता, उनका विरोध करता हूं। इसलिए हम बेपेंदी के लोटे हैं। और मैं बता दूं, वो कोई भी मेरा कितना भी घनिष्ठ हो, कितना भी मित्र हो, अगर आप बेवजह ताली बजाते हैं, ठीक है आप भाजपा ही हैं, मैं भी हूं, लेकिन अगर आप बेवजह सरकार की पहाड़ विरोधी नीति के होने के बावजूद भी आप ताली बजाते हैं, तो आप मेरे ही नहीं, आप पहाड़ के दुश्मन हैं। कोई भी हो, एक्स वाई जेड। मतदाता होना एक अलग बात है। और हम बार बार कहते हैं, हुंकार में हम बार बार कहते हैं कि पहले पहाड़वादी बनिए, पार्टीवादी नहीं, पहाड़वादी बनिए। पहाड़वाद प्रथम, ठीक है। फिर आप भाजपाई बनिए, आप कांग्रेसी बनिए, जो बनिए, जिसकी विचारधारा जिस राजनीतिक दल से वो बनिए, लेकिन अपनी एक विचारधारा बनाइएगा कि मैं पहाड़ी प्रथम, पहाड़वाद मेरा धर्म, और उसके बाद आपकी जो राजनीतिक पार्टी है, उसको प्रयास कर रहे हैं हम कि एक बहुत ही ऊर्जावान युवा अपने से, और बहुत बोलते बोलते जुड़ गए हैं। और स्वागत हमारे युवा दीवान साह जी का। जी नमस्कार भारद्वाज जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत दिनों बाद आए हैं आप, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका। और आज का विषय कुल मिला के जो है वो कल से शुरू होने वाले सम्मेलन पे है, बिहारी प्रवासी सम्मेलन। जी अच्छा, ये कहाँ होता है?
ये हो रहा है देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में हो रहा है फिलहाल तो। ठीक है, तो आप सुनते रहिएगा। और फिर क्योंकि हमने देखा है कि आपकी जो टिप्पणियां होती हैं वो बहुत सार्थक टिप्पणी होती है। और क्यों आना पड़ा लाइव, मैं आपको और सभी मित्रों को बता दूं, क्योंकि कई मित्र क्या कह रहे हैं कि भाई अगर उत्तराखंड सरकार बिहारी प्रवासी बिहारी सम्मेलन कर रहे तो उसमें क्या है, हम भी तो उत्तराखंड दिवस मनाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मनाते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल उनसे भी था, वो मैंने सोशल मीडिया में डाला। अब आप जितने भी मित्र मेरे जुड़े हुए हैं, आपसे मेरा सवाल है कि क्या जो उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, ये क्या, चाहे मेरी उत्तराखंड सरकार हो या चाहे कोई दूसरी सरकार हो, मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगा। चंडीगढ़ है, मुंबई में भी बनता है उत्तराखंड दिवस, क्या वहां की सरकारें मनाती है? तो ये कौन मनाता सरकार द्वारा प्रायोजित है। है? वो हम लोग बनाते हैं। दीवान बाबू, फर्ज कीजिए कि मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद में रह रहा हूं, ठीक है, तो ये कौन मनाता है? हमारे जो संगठन है ना, उत्तराखंड समाज की छोटी छोटी समितियां या कुछ भी हैं, प्रवासी हम लोग मनाते हैं अपनी लोग, इंडिविजुअल कैपेसिटी से। जी, हम लोग अपना चंदा इकट्ठा करके तब अपना उत्तराखंड दिवस मनाते हैं, जो कि हमारा इतना बड़ा दिवस है। जी। उत्तराखंड मिला हमें, पृथक राज्य मिला हमें, लेकिन आज वो उत्तराखंड सरकार बिहारी प्रवासी बिहारी सम्मेलन कर रही है। औचित्य क्या है? क्या मैं भाजपा हूं तो मुझे मतलब सवाल नहीं पूछना चाहिए? मैं आपसे सवाल करके पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? बेशक पूछना चाहिए। देखिए, हम बेशक किसी पार्टी से जुड़ सकते हैं, लेकिन हमारे निजी विचार और हमारी निजी अपने प्रदेश के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति आस्थाएं वो अपनी जगह पर है। तो हमें होनी चाहिए ना। बिल्कुल अपनी विचार अपने विचार हो सकते हैं, निजी विचार हो सकते हैं, और हमारे उस पर अपनी एक अलग राय हो सकती है। कोई मतलब पार्टी लाइन से अलग भी हो सकती है, उसमें कोई मतलब वो कोई असंवैधानिक चीज नहीं है। एग्जैक्टली यही मैं कहने जा रहा था कि एक तरफ तो अभी 5-7 दिन से एक ड्रामा चल रहा था, और वो गालीबाज भाई का, प्रेमचंद अग्रवाल का, तो इन्हीं भाजपा के नेताओं की आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, दुनिया ने सुनी है कि क्षेत्रवाद मत कीजिएगा, पहाड़वाद मैदानवाद मत कीजिए। ये वही कहने वाले लोग हैं जो कल बिहारी प्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं। ये क्या क्षेत्रवाद नहीं है? बिल्कुल है। और अगर अगर आपको अगर उत्तराखंड सरकार में द्वारा प्रायोजित है तो बिल्कुल है। सरकार कर रही है भाई, हाँ, तो सरकार द्वारा प्रायोजित चीजें तो मतलब ये तो तुष्टीकरण है एक किस्म से। जैसे ये किसी जैसे मुस्लिम अ, वोट बैंक का होता है, सीधा बोलिए। जी जी, ये ठीक उसी प्रकार का तुष्टीकरण है। लेकिन कितने कितने हैं भाई? क्या ये जो हमने पृथक राज्य मांगा था, क्या हम मतलब गिनती में इतने कम थे कि आपको आज रोहिंग्या, फलाना ढिमकाना ढिमकाना इनकी आवश्यकता पड़ रही है वोट बैंक के लिए? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? क्या पूछा नहीं जाना चाहिए? अवश्य पूछा जाना चाहिए। और अभी एक और खबर बताऊं मैं, जो अभी एक खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने की तैयारी है, और छत्तीसगढ़ के लोग सड़कों पे उतर आए हैं। और अभी कुछ देर बाद आप देखना कि सोशल मीडिया पे आपको वीडियो भी नजर आ जाएंगे। तो अगर छत्तीसगढ़ जैसा राज्य अपने देश में, अपने राज्य में बिहार दिवस मनाने के विरोध में है, तो हम उत्तराखंड के लोग क्यों पलक पावड़े बिछा करके, और ये कल से जो, और ये भी 9 दिन का मजे, मजेदारी देखिए दीवान बाबू, 9 दिन का कार्यक्रम, मतलब किस दिशा में जा रही है उत्तराखंड? एक तरफ वो धाकड़ धामी भाई कहता है कि आप क्षेत्रवाद मत कीजिए भाई, पहाड़वाद और मैदान मत कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? कौन सवाल करेगा? मैं भाजपा हूं, मैं नहीं करूंगा।
कांग्रेसी तो करने वाले नहीं, उनका तो वैसे अस्तित्व तो खत्म है विचारों का। और जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी तो कहीं गिनती नहीं है। क्या करेंगे वो? कौन सुनेगा इनकी? और फिर कहते हैं हम तो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। तो सपने देखना, ये इसको बोलते हैं चकड़ेती। और चकड़ेत मतलब होता है जो बहुत से बड़ा मजाक करे उसको हमारे पहाड़ में चकड़ेत बोलते हैं। मेरे ख्याल से अपने कुमाऊं में भी यही बोलते हैं, क्यों दीवान बाबू? जी जी बिल्कुल। गैर जिम्मेदार आदमी को, बड़बोलेपन को, ये यही चपड़ैती की निशानी है। यस, ठीक है। और यही आगाह करने आज हुंकार आपके साथ है, इससे बचिए। अगर पहाड़ को बर्बादी से बचाना है तो सत्य के साथ खड़े हो जाइए और असत्य का डटकर मुकाबला कीजिए, बेशक आप उस पार्टी के नेता ही क्यों नहीं है। इसमें आप अपने विचार, अब आपके विचारों का स्वागत। और कोई और भाई अपने विचार रखना चाहता है जुड़ के वो रखिए, नहीं तो कम से कम अरे भाई लिख तो दिया करो, यही तो हम कहते हैं। और फिर से एक निवेदन जरूर है, सभी जितने भी मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, जरा शेयर तो कर ही दीजिए, अपने धामी भाई तक तो पहुंचे बात। भैया भाजपाई भी गलत नीतियों का विरोध करने वाले होते हैं, इनको मालूम पड़ना चाहिए। कमोबेश ये लोग जो हमारे अभी वर्तमान सरकार में मौजूद हैं, सत्ता पक्ष में बैठे हैं, बेशक इन्होंने उत्तराखंड की मांग उठाई, उत्तराखंड के आंदोलन में ये लोग साथ थे, लेकिन जब से इनके पास लगातार सत्ता आ रही है तो ये लोग भी, एक इनके मन में बदगुमानी आ गई है या एक अहंकार आ गया है कि किसी भी तरीके से, देखिए ये जो जस्टिफाई करते हैं, अभी अभी हाल में जो विधानसभा में जिसमें हमारे पहाड़ के लोगों को अपशब्द कहे गए, तो वो कितनी बड़ी चिंता की बात थी। वो समाज ने एक दबाव बनाया। मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि काश हम अपने लिए, जैसे हमने अपने पहाड़ के नाम पे दबाव बनाया, आज उनको इस्तीफा देना पड़ा, काश हम अपनी जो हमारी निजी समस्याएं हैं, जिस वजह से हम अपने पहाड़ से वंचित हो रहे हैं, काश हम उस मामले में भी एकजुट हो पाते और सरकारों पर दबाव बनाते कि भाई हमारी बात करिए, पहाड़ की बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए। और नमस्कार। जी जी बोलिए। तो एक हमारे भाजपा के नेता जुड़े हैं, बड़े हमारे वरिष्ठ हैं, दिनेश लखेड़ा जी, उनको थोड़ा अभिवादन किया, आप आगे बढ़िए। जी, तो हमारी मतलब जिसमें हमारा विकास हो, हमारे पहाड़ आगे बढ़े, हमारे लोग का जीवन स्तर ऊंचा उठे, हम लोग अपने गरीबी से, अभावों से या गुर्बत से ऊपर उठने में हमारी मदद करें, न कि हमको ऐसी दिशा में ले जाएं जो दिशा एक बंद गली में जा रही होती है। तो ये हमारे लोग, आप हमेशा उठाते हैं, अपने इलाके की बात करते हैं कि लोग साथ नहीं आते, जैसे कि अभी भी बहुत ही लिमिटेड मात्रा में जब विकास की बात होती है, जब क्षेत्र की बात होती है, तो लोग जुड़ते नहीं हैं या जुड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन यही चीज अगर कोई, जहां पर आप जैसे आपने कहा ना कि कहीं पर चकड़ैती करनी हो, कहीं पर कहीं हुड़दंग हो, तो वहां पर हम सब खड़े हो जाते हैं और सही विषय पर हम आ नहीं पाते। और दूसरी चीज ऐसा है कि कई बार ऐसा लगता है कि हमको पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं जानते कि सही दिशा क्या है और सही तरीका क्या है। हम अब जैसे आपने एक अभी मतलब बिरजू मयाल उनका नाम लिया जी, अब लोग वो इतने शेयर हो रहे, इतने हैं, मैं मतलब चीजों को समझ नहीं पा रहा हूँ कि कभी भी हो किसी चीज के पीछे भागिए। कई लोग मतलब उनको शायद मुख्यमंत्री के रूप में देखना शुरू कर दिया लोगों ने। जी बिल्कुल, मैं मतलब कई, ठीक है, मुद्दे उठाना कोई बुरी बात नहीं है, चीजों पर चर्चाएं करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक स्तर होता है कि उसको कहीं मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बिलो द बेल्ट बात नहीं होनी चाहिए, तो तर्कसंगत बात होनी चाहिए, चीजों समझ में आनी चाहिए कि भाई ये किस तरीके से हो रही है। अब कई बार बेसिर पैर की बातों से बिल्कुल हुड़दंग मचाना, हो हा हल्ला करना और एक किस्म से एनार्की पैदा करना, जैसे एक एनार्की पैदा करने वाला आज अब मतलब अपने अंतिम सांसें गिन रहा है दिल्ली में, तो उस तरीके से सफलता पाना या ऐसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करना लोगों का ध्येय बन गया है।
बजाय इसके कि आप एक सारगर्भित और एक समावेशी चर्चा करते या ऐसे चीजों के की ओर ले जाते, किसी को भी फोन करके लाइव में ये वो हाय हल्ला ये तू ता रे रा, ये तो हमारा संस्कृति नहीं है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि उनको हम डिमोरलाइज कर रहे हैं कि उनको नहीं उठाना चाहिए, आप उठाइए, लेकिन एक आप ये इस चीज का ख्याल रखें कि आपको हर वर्ग देख रहा है, जिसमें आपको हो सकता है कि कोई कम पढ़ा लिखा वर्ग देख रहा हो सकता है आपकी बात में हाँ मिला दे, लेकिन अगर आप जब सोशल मीडिया पे हैं तो आपको एक पढ़ा लिखा वर्ग भी देखता है, एक सम्मानजनक जो जो चीजों को समझ रखता है वो लोग भी देखते हैं। तो आप ऐसी बात करिए जिससे कि सभी लोग आपकी बात से सहमत होते हुए दिखे। तो वो चकड़ैती फैलाने से बेहतर है कि बेहतर बात करें, गंभीर हो, गंभीर होना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूं दीवान बाबू। जब मैंने शुरुआत में इस बच्चे की एक दो वीडियो देखी, जैसे ये कहीं प्राथमिक स्कूल में पहुंचा है और टीचर लेट आ रहे हैं, तो इन्होंने सवाल जवाब किए कि भैया लेट क्यों, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये किसी अस्पताल में गए जहां की डॉक्टर ही नहीं है, ऐसे विषय निश्चित रूप से ग्राउंड से उठने चाहिए। लेकिन और इस पे हमने हुंकार ने बकायदा एक लाइव एपिसोड किया है कि इस बालक को इसी तरह जिस लाइन पे चल रहा है इस लाइन पे चलता हुआ चले और हम लोग इसको मोरल सपोर्ट करें, क्योंकि इसकी आवश्यकता है उत्तराखंड में। लेकिन हुआ क्या, ये बच्चा भटक गया। कहां भटका ये आ गया खानपुर के विधायक के कब्जे में। अच्छा, ठीक है साहब, बंदा पहुंचता है खानपुर के एक विधायक जी का इंटरव्यू लेने, और माशाल्लाह आप देखेगा इनका हिसाब, मैंने तो पत्रकारिता मतलब जगत अपने अनुभव में कभी नहीं देखा कि इस तरह कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने जाता है। आप विधायक के घर जा रहे हैं इंटरव्यू लेने, तो 500 मीटर से पहले आपने कैमरा ऑन कर दिया और आपकी एंकरिंग तो नहीं बोलेंगे, कमेंट्री शुरू हो गई कि मैं फलाना फलाना विधायक का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, ये देखे मैं यहां पहुंच गया, ये देखे मैं यहां पहुंच गया, ये देखे मैं उनके गेट पर पहुंच गया। और फिर वो जाते हैं विधायक जी का इंटरव्यू लेने। पता है आपको क्या सवाल पूछते हैं वो विधायक जी से कि विधायक जी एक बार बताइए, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए कल, तो आप पहाड़ के लिए क्या करेंगे? ठीक है, जो व्यक्ति खुद निर्दलीय है एकमात्र, वो अपना इंटरव्यू दिलवा रहा है इन पत्रकार महोदय से जो बन चुके हैं। अब वहां इसके बाद इनकी एक सेट प्लानिंग होती है और इसको पोर्ट कर दिया जाता है, प्लांट कर दिया जाता है। कहां? देहरादून में, गांधी पार्क में, कि बिरजू मयाल जी अनशन पे बैठ गए और अनशन का इनको एजेंडा ही पता नहीं कि मैं किस लिए अनशन पर बैठा हूं। जब अगले दिन इनको फिर फोन जाता कि भाई अनशन इसलिए भेजा तुम्हें कि आप बोलो कि मैं प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मांगने अनशन पे बैठा हूं। बस यहां से इनकी नौटंकी शुरू हुई और मेरे पहाड़ वासियों को अभी भी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग जो है ना कॉमेडी पसंद हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमें विकास से कोई लेना देना नहीं, हमारा मनोरंजन होना चाहिए। बढ़िया सा मनोरंजन हो रहा है, कॉमेडी हो रही है, तो मेरा पहाड़ विकास कर रहा है, बस हम यहीं तक सीमित है। हो क्या रहा पहाड़ में, हम इसके आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपको याद होगा हमने एक एपिसोड शुरू किया था कि विधानसभा की बात मोदी जी के साथ, और आप भी उसमें हमारे साथ शामिल हुए थे एक एपिसोड में, याद है आपको? जी, ठीक है, अगले दिन चंपावत से एक युवा, और वो भी भाजपा का है, और क्या बोलते हैं वो जीवन वोट सिंह में कार्की जी ठीक है, अभी भी जीवन सिंह जुड़े कार्की, हुए हमारे साथ। और उन्होंने अपने चंपावत के मुद्दे उठाए थे और धाकड़ धामी तक वो बात पहुंची, और धाकड़ धामी ने चंपावत में एक विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। लेकिन आज फिर वो धाकड़ धामी भाई चकड़ेत से महाचकड़ेत बन गया है। अब कैसे बन गया? वो जुड़े हुए मेरे साथ कि जहां डिग्री कॉलेज बनना चाहिए था वहां भाई साहब शराब के ठेके खोल रहे। दुर्भाग्य देखिए। और ये इस चंपावत को गुरु गोरखनाथ जी की भूमि कहा जाता है, गुरु गोरखनाथ महाराज की भूमि कहा जाता है चंपावत को। और भाई क्या
कर रहा है उस चंपावत में? डिग्री कॉलेज नहीं, शराब के ठेके खोल रहा है। तो इसीलिए कहा हमने कि ये छोटे चकड़ेते हैं और हम बड़े हैं, क्योंकि हम इनको जिता के ना विधानसभा में भेज देते हैं। गलती तो हमारी है, भुगतना तो हमें है। सही बात। राजेश शाह जी कह रहे हैं कि बिहार दिवस पे शंभू पासवान खुश। राजेश शाह जी, शंभू पासवान तो खुश होगा ही, इतना कुछ हमने भी सुना उनके बारे में, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग क्यों नहीं खुश हो रहे हैं? वहां बिहार दिवस जब मनाने की बात हुई, वहां तो आक्रोश फैल गया और हम पहाड़वासी ताली बजा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि नहीं है? अब इससे भी बड़ा एक दुर्भाग्य और पैदा हो गया है मित्रों, और दीवान साहब जी आपसे विशेष रूप से कह रहा हूं जी। एकमात्र क्षेत्रीय दल क्या है? उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है, आज उस दल से निकल निकल के नेता दल दल बना चुके हैं और ये भूल जाते हैं, क्योंकि इनको ना सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है, मतलब राष्ट्रीय राज मोदी जी इतने सूट बदलते हैं, मोदी जी का ये, मोदी जी का वो, इनको जानकारी सब कुछ रहती है मेरे पहाड़वासियों को। लेकिन क्षेत्रीय दलों की बात कर रहा हूं मैं, अपने भाई की बात नहीं कर रहा हूं, क्षेत्रीय दलों दलों की। दीवान साहब जी, आपको तो निश्चित याद होगा, असम में मुख्य विपक्षी दल कौन है वहां? असम गण परिषद ऐसा है। एक क्षेत्रीय दल है। क्यों क्षेत्रीय दल मुख्य विपक्षी दल बना? क्योंकि एकमात्र क्षेत्रीय दल बना, ठीक है, लड़ा, जीता। हाँ, इतना जरूर है कि उस दल की जो ज्यादा पैठ है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी है, वो खैर वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आज एक क्षेत्रीय दल असम में मुख्य विपक्षी दल है। उत्तराखंड में गलती से एक बार कितने 3-4 जीते थे यूकेडी के, और आज क्या दशा है? आज सर ये सारे अधिकतर लोग इनमें अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं। अभी हमारे सल्ट से किसी एक मतलब उन्होंने यूकेडी से चुनाव लड़ा, इससे पहले वाले उसमें शिव सिंह रावत, नहीं, वो राकेश नाथ जी थे कोई। अच्छा, तो अब वो दिल्ली में बीजेपी की उन्होंने वो ले ली है, मतलब सदस्य। हाँ सदस्यता, और वहां ज्वाइन कर लिया कोई किसी मतलब पद उसके लिए। तो बहुत सुंदर। वैसे ही हमारे, जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर जो यूकेडी से लड़े जो लोग पहले, जो एक अच्छा नाम थे, अच्छा ब्रांड थे, लोग उनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार रहते थे, ये लोग इतने अवसरवादी रहे। आज ये जो विधायक भी रहे ना, वो भी अस्तित्व खो गए हैं। वो आज ब्लॉक प्रमुख नहीं जीत बन सकते हैं, अपनी कैपेसिटी से नहीं बन पा रहे हैं, विधायक तो छोड़िए। तो एग्जैक्टली यही इसका बात हम कर रहे कारण ही यही है कि आपके लोग उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से लोग जुड़ना चाहते हैं, आपके अंदर लीडरशिप का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है, आप अवसरवादी हैं। आपको 2 रुपया नहीं प्राप्त था, जिस दिन आपको 100 रुपया प्राप्त हो जाता है, आप अपनी चीजों को भूल जाते हैं, आप अपने वसूल भूल जाते हैं, आप अपने ईमानदारी भूल जाते हैं, आप अपने जो एथिक्स मॉरल होते हैं उनको भूल जाते हैं। आपको लगता है कि विधायक का मतलब राजा बन गया जैसे। हैं। तो तो आपका बिहेवियर भी उस तरह, फिर आप क्या करते हैं कि एक पार्टी आपको लेती है, बोलो इतने लाख में वहां बिक जाते हैं, दूसरी पार्टी ले लेती है वहां बिक जाते हैं। तो जब आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो आज आपका वो जो विधायक भी रह चुके हैं उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है, उनको 4 आदमी नहीं पूछ रहे हैं कोई। तो उसका कारण ही यही है कि जब आपको कोई चीज जैसे प्रसिद्धि हासिल होती है तो पचा नहीं पाते हैं आप, और आप उसके हिसाब से अपना व्यवहार कंडक्ट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और आपको उत्तराखंड से टिकट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि चलो क्षेत्रीय दल है, आप किसी प्रभाव से आपने टिकट पा लिया, लेकिन आपको उत्तराखंड क्रांति दल की भावनाओं से या उत्तराखंड की जो अपनी भावनाएं हैं उससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो फिर यही हाल होगा क्षेत्रीय दलों का। अदरवाइज मतलब लोग बहुत जुड़े थे उत्तराखंड क्रांति दल का जिस समय
उस समय शुरू शुरू में आपने देखा होगा काशी सिंह ऐरी जी इसका प्रतिनिधित्व करते थे। जसवंत सिंह बिष्ट जी हमारे तिमली के, वो भी इसमें उत्तराखंड क्रांति दल से थे। तो इन लोगों ने के द्वारा ये खड़ा किया गया था। लोग जन भावनाएं इनके साथ जुड़ी थी, और एक उगता सूरज करके इसका चुनाव चिन्ह हुआ करता था। हम बहुत छोटे थे, हमें याद है, और जी जान से लोग इसके पीछे खड़े होते थे। लेकिन इन्होंने अपने सारे जो लोगों की भावनाओं को दरकिनार किया। ये लोग अपने पेंशन लगाने में लग गए, अपने को क्रांतिकारी बना के। ये एनडी तिवारी जी के समय की भी बात है कि इनसे पूछा कि भैया आप उत्तराखंड के लिए कुछ चाहते हो या अपने लिए पेंशन लगवा लो, दो में से एक काम कर लो। तो इन्होंने उत्तराखंड को छोड़ के अपने लिए पेंशन लगवाना उचित समझा, और वो भागते थे। उनको पता था, एनडी तिवारी जी भी बहुत सीजेंड आदमी थे, उन्होंने भी दुनिया देखी हुई थी, उनको पता कि ये कौन आदमी कितने लायक है और कहां पर ये किस पे बिकेगा। तो ये लोग अपने लिए एक पेंशन मतलब लगवाने में बिक गए। इन्होंने उत्तराखंड को किनारे रख दिया। तो अच्छा दीवान बाबू, एक छोटा सा सवाल अचानक दिमाग में आ गया है जी। ये जो क्षेत्रीय दल हैं, क्या हकीकत में इतने सामर्थ्यवान हैं कि ये बीजेपी को उखाड़ फेंक देंगे उत्तराखंड से? संभव आपको लग रही है संभावना इसमें? सर पहले हमें ये तो बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल का नेता कौन है, तो हम मान लेंगे कि ये फेंक देंगे। ये नेता चुन के बता दें पहले ही कि इनके किस नेता के तले किस पार्टी का अध्यक्ष होता है एक, तो कौन उसका अध्यक्ष है या कौन उसका मुखिया है। तो फिर ये भी तय हो जाएगा कि ये फेंक देंगे कि नहीं फेंक देंगे। जब आप एक मतलब जैसे होता है ना कि चूहों की सभा है, तो या मतलब उत्तराखंड क्रांति दल को एकजुट करने का मतलब मेढक तौलने जैसा है। एक को लगते हैं दूसरा कूद जाता है, एक को दूसरे दो रखते हैं तब तक तीसरा कूद जाता है वहां से बाहर। तो ये मतलब उखाड़ फेंकना, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि इनको उखाड़ नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपके पास सही दिशा, सही नीति, सही एक विचारधारा है तो आप अवश्य फेंकिए। आप कोई ये बपौती नहीं है किसी की उत्तराखंड की इस पे कोई एक आदमी राज करे या गलत लोग भी राज करे। तो लेकिन कम से कम आप एकजुट तो हुई, पहले दिखाइए तो सही लोगों को। अच्छा चलिए, इस पे हम देंगे संदेश। इससे पहले आपके ही सल्ट से एक और भाई जीएस नेगी जी जुड़े हुए जी, ठीक है, और एक और भाई हैं राजेश शाह जी। तो राजेश शाह जी की जो प्रतिक्रिया है वो कह रहे हैं कि अप्रैल से ये शराब के 40% रेट कम हो रहे हैं। ये खबर दे रहे हैं भाई साहब राजेश शाह जी। दूसरा, नेगी जी सल्ट से ये कह रहे हैं कि साहब वहां पे भूमाफिया का तो खैर है, जोर जो है सो है, लेकिन अब वहां पर भी शराब के ठेकों पे बहुत जोर है। शायद 6 ठेके खुल रहे हैं उनके आसपास, आपके सल्ट में कहां पर है? जी मैं इस चीज से वाकिफ हूँ। आजकल ये चर्चा का विषय चल रहा है, विशेष करके सल्ट में। अगर मतलब ऐसे देखिए, मैं न तो शराब के सेवन का न खरीदने बेचने का कोई वो नहीं, यहाँ तक कि सेवन का भी हम इसके पक्षधर बिल्कुल कतई तौर पर नहीं है। लेकिन अगर इसको मतलब मेरा एक अपना मानना है, निजी विचार है, ये सभी के लिए समान रूप से लागू नहीं होता है। अलग अलग आदमियों की अलग अलग सोच है। हमारे मतलब अगर मैं सल्ट में बात करूं कि जहां पर ठेका नहीं है तो वहां पर लोग दुकानों में ब्लैक बेचते हैं, अवैध शराब। जी, और बिल्कुल फल फूल रहा है, लोगों के परिवार तबाह हो रहे हैं। इस साल एक आदमी शराब पीने से मतलब अपने परिवार को भी तबाह कर रहा है, खुद तो तबाह होता ही है। तो हर साल उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है ऐसे शराब से बर्बाद होने वालों लोगों की। और जहां पर ठेके हैं वहां पर ये ब्लैक का धंधा अब कम होता जाता है, क्योंकि वहां पर उनको दुकान में एक तो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लाइसेंसी वो चीज है। हम ये कहते हैं, मेरा ये मानना है कि जैसे हम गौ सदन की मांग करते हैं, क्यों नहीं अगर हम जो सामाजिक नेता बनते हैं, जो अपने आप को समाज सुधारक या अपने आप को कहते हैं कि हम समाज के चिंतक हैं, मेरा ये एक सवाल है, मतलब रहता है मन में
कि भाई हम क्यों नहीं, मेरे बगल में कोई आदमी अपनी गाय छोड़ के जंगल में छोड़ आता है, उसको खुले में बाग के लिए या कोई उसके लिए छोड़ आता है, मैं उसको एक शब्द नहीं कहता हूं। मेरी सामाजिक चेतना वहां पर काम नहीं करती, क्योंकि मुझे उसका दुश्मन बन जाना है। मेरे बगल की दुकान में कोई अवैध शराब बेच रहा है और बिल्कुल तरीके से बेच रहा है, उसके साथ मेरी गलबैया हैं, और हम मतलब उपदेश देने लग जाते हैं कि भाई ये बंद होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। उसके बाद हमको सरकारों से ये उम्मीद भी है कि हमारे मतलब जैसे विधवा पेंशन लोगों की लगनी चाहिए, किसी की वृद्धावस्था पेंशन लगनी चाहिए, किसी को आंगनबाड़ी का मतलब मैं जो भोजन मिलता है या उसकी जो फैसिलिटी है वो भी चाहिए। फिर हमको अस्पतालों में इलाज चाहिए, दवाइयां भी चाहिए। फिर उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं इनको तनख्वाह और रिटायर्ड वालों को पेंशन भी चाहिए। तो राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? अभी मैंने एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट देखी थी कि जिसमें 2024 में ये मार्च एंडिंग तक करीब 25,000 से 30,000 करोड़ तक का आय होगी उत्तराखंड गवर्नमेंट की शराब के बेचने से, या जो ये लाइसेंसिंग वगैरह करते हैं। तो ये अल्टीमेटली सरकार, देखिए सरकार में भ्रष्टाचार को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार को वो कर रहे हैं या गलत लोगों को की सराहना कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो कहीं से आएगा ना, कमाना तो हमको पड़ेगा ना। तो कहां से हो रही है? अब जैसे खनन से आपने देखा होगा कि खनन से आय हो सकती थी, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शराब की ठेकों में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता होगा या ये सब चीज नहीं होता है। आज कई लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि करिए, पर बगल में जो हमारा बेच रहा है कम से कम उसको भी तो हम बोल सकते हैं। अगर हम समाज सेवक का तमगा लेकर के अपने को बोलते हैं कि भाई मैं एक समाज सेवी हूं, तो हमको बतौर एक जागरूक नागरिक उसको भी बोलना चाहिए, भाई तुम ये, एक तो ये गलत तरीके से आपके अर्निंग है, और दूसरी इससे भी तबाह हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर बगल का शराब बेचने वाले के साथ मेरी गलबैया हैं और मैं अपने उस ये एरिया में शराब के ठेके खोलने के लिए आंदोलन खड़ा करना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज नहीं जाता है कि मैं तो उनको फायदा पहुंचा रहा हूं जो ब्लैक में कर रहे हैं। क्योंकि शराब तो लोगों ने पीना ही है, पीते ही है, कौन रोक रहा है? मैं नहीं पीता हूं या आप नहीं पीते हैं तो आपको किसने मना किया? आपके तो घर में बगल में गाजियाबाद में 10,000 ठेके मिल जाएंगे आपको, आपके 2 किलोमीटर के दायरे में। तो जो पीने वाला है। दीवान बाबू, इस पे मैं अपने अनुभव के साथ थोड़ी बात को बढ़ाता भी हूं और धाकड़ धामी सरकार से सवाल भी करेंगे। जी। आपने एक बेहतरीन बात रखी है कि विरोध हम भी नहीं कर रहे हैं। सत्य मानिए तो क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका कारण यही है, अभी तक जो मैंने अपने पहाड़ में देखा है, अभी मेरे पूरे पहाड़ में है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली कुमाऊं में है या पौड़ी में, पूरे पहाड़ में क्या है अभी तक? अवैध दारू बिक रही है, डंके की चोट। कच्ची दारू बिक रही है, डंके की चोट। हरियाणा की टिंचरी बिक रही है, डंके की चोट। और हमारे युवा हो चाहे अधेड़ हो, बर्बाद हो रहे हैं उस दारू को पी करके, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पहले हमने भी एक लाइव में एक रिक्वेस्ट की थी कि साहब आप एक काम करो, इसकी बजाय सरकारी ठेके खोल दें, ताकि क्या होगा कि एक तो वो अवैध शराब नहीं लेगा, नंबर एक। नंबर तो होता क्या है, एक सबसे बड़ी बात है दीवान बाबू, कि मुझे पीना है 2 पैग या मुझे पीना है पौवा, ठीक है? अभी जो फौजी रिटायर्ड हैं या जो भी अवैध धंधा जो भी कर रहे हैं, उनके पास आपको पौवे सौवे नहीं मिलते, उनके पास खंबा ही मिलता है। अच्छा, वो कम से कम मतलब ऐसे तो शराब कोई भी खराबी होती है, लेकिन एक जो होती है कि हम भट्टे में बना रहे हैं कच्ची पक्की जिसको बोलते हैं, जिसपे कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि वहां शराब का एक बनाते बिल्कुल। हुए पकड़े गए, अवैध हाँ, शराब बनाते हैं। तो बिल्कुल। जो जहरीली होती है जिससे इतने लोगों की डेथ हो जाती है, उसमें अल्कोहल की मात्रा का कोई पैमाना नहीं होता है कि कौन कैसे डाल रहा है, क्या डाल रहा है, जो जंगलों में डाल रहा है जहां पर हाइजीन का कोई वो चीज नहीं है, तो उससे लोगों की जान को ज्यादा खतरा है। अगर इसीलिए आप इसीलिए हम इसीलिए हम इसको बुरा नहीं मानते, लेकिन बुरा कहां पर है? अब 2 चीजें हैं कि सरकार ने अपने राजस्व बढ़ाने के लिए दूरी तय नहीं किया कि कितने मीटर पे। अब यह है कि जहां मर्जी खोल ले भाई, मुझे राजस्व चाहिए।
एक ग्राम सभा में 2 ठेके खुल रहे, खोल दे। जैसे अभी अभी नेगी भाई कह रहे थे कि 6 ठेके खुल रहे हैं आपके सल्ट में। जी क्या जी। आवश्यकता है भाई इस धाकड़दामी भाई को? नंबर 1। नंबर 2, राजस्व तो हमसे कमाओगे, और जरा ये भी बता दें कि भैया पहाड़ के लिए आपने कितना बजट अलग से घोषित किया है? कोई भी बता दे मुझे कि कहीं आपने सुना हो कि उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कोई अलग से बजट की एक सीमा तय की है, एक लिमिट तय की है। जब विकास के बजट की बात आती है, वो उत्तराखंड के लिए आते पूरा, ठीक है। और जब उत्तराखंड होता है तो उत्तराखंड माने उसमें जो ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा है वो मैदानी क्षेत्र को मिल रहा है। भैया हमारे पहाड़ी क्षेत्र को आप सिर्फ दारू में बर्बाद कर दोगे, ठीक है, राजस्व ले लो, लेकिन हमें दे क्या रहे हो? ग्राम बिल्कुल, कम से कम में हमारे आप भ्रष्टाचार रोक नहीं पा अस्पतालों रहे हो। की और हमारे स्कूलों की हालत तो सुधारिए, जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप अगर बिल्कुल। आपको एक जगह से आप अर्जित कर रहे हैं पैसा, तो कहीं हाँ। दूसरी जगह उसको सोशल वेलफेयर में भी लगाइए। आज हायर सेकेंडरी जो हायर एजुकेशन है, उसमें हमारे कॉलेजों की स्थिति कैसी है? वहां पर मतलब रेगुलर एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं हमारे बच्चों को, जो पहले तो 12वीं से आगे कोई बढ़ने को तैयार नहीं है। जो पहाड़ों की स्थिति बता रहा हूं मैं कमोबेश। जी। तो और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको रेगुलर नहीं मिल पा रहा है एडमिशन। सब इन्होंने एक जो पोर्टल खोला है, उस पोर्टल के जरिए ये लोग करते हैं। उसमें हमारे बच्चे, जो पहाड़ के बच्चे, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ये इस चीजों पर इनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारी अगली जनरेशन कैसे होगी। आप भी आज नेता बने हैं, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई विधायक बना है पहाड़ों से पढ़ के लिख करके, तो क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज हम वैसी जनरेशन को बना पा रहे हैं? नहीं। आज हमारा बच्चा केवल, अब इसमें कोई लोग नाराज हो जाएंगे कि ये ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं। हम केवल होटल व्यवसाय के अलावा हम किस लेवल के बंदे मतलब पैदावार कर पा रहे हैं, या अपने बच्चों को किस इंडस्ट्री के लायक बना रहे हैं? जी। अब चलते चलते हम एक आखिरी विषय पे चर्चा करेंगे दीवान बाबू। एक सुनामी आने वाली है मेरे पहाड़ में, सुनामी। उस सुनामी का नाम मालूम है क्या है? परिसीमन। जी। 2025 में परिसीमन। परिसीमन होने वाला, ठीक है। और और ये हमारे लिए जो है विनाश लाएगी, ये विकास नहीं लाएगी। जो है मतलब ये भी चले जाएगा, सीटें। एग्जैक्टली उसी विषय पे आ रहा हूं, और इसलिए आ रहा हूं कि जितने मित्र भी जुड़े हुए हैं वो भी समझें और दूसरों को भी समझाएं। ये जो परिसीमन आ रहा है 2025 में, हालांकि हमारी जो बहन जी बैठी है ना, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी, उन्होंने एक मांग की है कि ये परिसीमन भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए, न कि जनसंख्या के आधार पे। लेकिन पूरी संभावना है कि ये परिसीमन जनसंख्या के आधार पे होगा, पहली बात। ये तो जहां तय है। हमारे जहां हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, अभी से आवाज उठाने की जरूरत है। बिल्कुल। अब क्या होगा, क्यों होगा, क्यों नहीं करेंगे ये भौगोलिक आधार पे, और क्यों करेंगे जनसंख्या के आधार पे? जो एक हुंकार के दिमाग में जो एक प्रश्न आया है ना, एक संदेह जो पैदा हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि सबको पता है कि आज सरकार का ध्यान कुल मिलाकर के मैदानी क्षेत्र पर है, जो मैदानी उत्तराखंड है। हमारा पर्वतीय क्षेत्र, जिसके लिए हमने पृथक राज्य मांगा था, आज वो पूरी तरह उपेक्षित है। बिल्कुल। अब ये क्या करेंगे कि जब ये जनसंख्या के आधार पे करेंगे तो निश्चित है कि आपकी विधानसभा का क्षेत्रफल तो बढ़ जाएगा, ठीक है, और विधानसभाएं कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल। अभी अगर हमारे पास 34 हैं, मान लीजिए कि इस प्रक्रिया पे चले ये, और कल हमारे पास बची 20 विधानसभाएं, मतलब हमारे पर्वतीय क्षेत्र का जो नेतृत्व करेंगे, कौन करेंगे? 20 विधायक, जो अभी 34 भी पूरा वो नहीं भी कर बड़ी पाते। मुश्किल से करेंगे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा घट गई है। 2011 से जनगणना नहीं बहुत, हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा घट गई है। अब इसमें सरकार का क्या फायदा? अब वो बताते हैं आपको। अब जो है, जब जनसंख्या के आधार पे बनेगी विधानसभा तो बढ़ेगी ना, लेकिन
मैदानी क्षेत्रों में तो जनसंख्या पूरी है बिल्कुल कि नहीं? वहां जी मैदानी क्षेत्र से पलायन नहीं हुआ है। तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र की विधानसभाएं कट करके कहाँ आ जाएंगी? मैदानी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों में मिल जाएंगी। मिल जाएंगे ना। तो फिर विकास का झुंझुना पर्वतीय क्षेत्र, उत्तराखंड, पृथक राज्य, और ये क्षेत्रीय दल अपनी मस्ती में है। जी एक नया मोर्चा उग गया है, स्वाभिमान रक्षा मोर्चा। अब मैं बता दूं कि भविष्य क्या, बार बार मैं समझाते समझाते थक गया हूं, और आखिरी में समापन इसी बात से करूंगा। इनको सीधा एक संदेश फिर से दे रहा हूं क्षेत्रीय दलों को। दीवान जी, मैं इनको एक स्पष्ट बात कहता हूं, और इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं भाजपाई हूं, मैं हकीकत देख के बोलता हूं। इनको हम बार बार एक सुझाव दे रहे हैं कि भैया, बीजेपी को उखाड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। इस टाइम एक बहुत अच्छा मौका है इन क्षेत्रीय दलों के पास। अगर ये क्षेत्रीय दल बन जाए तो एक बन जाए। कांग्रेस का आज पूरे भारत में सफाया होता जा रहा है, नाम लेवा ठीक होना मुश्किल है ना, शून्य पे आउट होते जा रहे हैं। तो भाई, उत्तराखंड में मौका दे रही है कांग्रेस आपको कि हमारा विकल्प बनो। तो अगर ये क्षेत्रीय दल, ये स्वाभिमान मोर्चा है, राष्ट्रवादी रीजनल है, फलाना है, ढिमकाना है, यूकेडीडी, फ्यूकेडीडी, जो भी है, अगर ये एक बन जाए, एक दल बन जाए, तो निश्चित है कि भाजपा के साथ विपक्ष मिलेगा। सरकार नहीं बना पाएंगे, ये लिख के ले लें आज। किसी की औकात नहीं है कि भाजपा को हटा दे और उसकी जगह सरकार बना ले। आप भी सहमत होंगे इस बात से, और जितने मित्र देख रहे हैं ये भी सहमत होंगे। जी बिल्कुल। तो इसमें भैया, मौका है आपके पास, कांग्रेस का विकल्प बनो, लपक लो मौका, एक हो जाओ। ये स्वाभिमान वाभिमान एक तरफ रख दो। अपनी नाक को ना, मेरी नाक बड़ी, पहाड़ियों की एक बहुत बड़ी कमी है ये, इस नाक को थोड़ा सीमित रखो, एक दल बन जाओ। मैं तो कहता हूं यूकेडी भी अपना नाम बदले, और सब बदल करके एक नाम रखे क्षेत्रीय दल का, और लड़े, जीते, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएं, विपक्ष में बैठे। फिर क्या होगा कि जो चोर चोर मौसेरे भाई की अभी तक राजनीति चल रही है, उसमें ब्रेक लगेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो क्षेत्रीय दल आएंगे सब ईमानदार आएंगे, दूध के धुले आएंगे, वो तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। लेकिन कम से कम चोर चोर मौसेरे भाइयों की जोड़ी खत्म होगी, एक क्षेत्रीय दल विपक्ष में होगा, तो हमारे उत्तराखंड का भला होगा, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का भला होगा। और सभी मित्रों से एक अनुरोध कर रहा हूं मैं, अभी समय है। आप दिल्ली हैं, गाजियाबाद है, मुंबई है, चंडीगढ़ है, कहीं भी हैं, कहीं भी रहिए, आपके पास आधार कार्ड है, उसको वहीं कर रखिए जहां आप हैं, और अपना मतदाता पहचान पत्र तुरंत अपने गांव जा करके अपना मतदाता पहचान पत्र वहां बनवाइए, वहां के वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़िए। अगर आपको पहाड़ से प्यार है, और नहीं है तो ठीक है, बकैती करते रहे, चकड़ेती करते रहे, चकड़ेत बनते रहे, और बर्बाद होता रहेगा, होते रहे, क्या है, क्या जी फर्क। बिल्कुल बिल्कुल। तो परिसमन सभी के बारे में जितने भी मित्र जुड़े, जी जी जी, 2 मिनट अगर आप मुझे इजाजत दें तो। अवश्य जी। परिसीमन के बारे में देखिए, हमारा यह जो स्टेट है एक बॉर्डर स्टेट है, जी, सीमांत का क्षेत्र है। सीमांत का एक तरफ क्षेत्र, ये तिब्बत से जुड़ा है, एक तरफ ये नेपाल से जुड़ा है, और दोनों तरफ वल्नरेटी है। तो बिल्कुल अगर हमको परिसीमन में, विशेष करके जो ये बीजेपी अभी सत्ता में है, इसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस बॉर्डर स्टेट को अगर हम जनसंख्या के आधार पर इसका परिसीमन कर दें तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। बिल्कुल अगर आप विधानसभा क्षेत्रों को घटा देंगे और उसके जी, बाद नेतृत्व को कम कर देंगे, अब अल्मोड़ा जिले, मान लिया मैं अल्मोड़ा जिले से हूं, तो अभी वर्तमान में अल्मोड़ा जिले से पांच या छह विधायक मतलब हैं। जी, अगर ये कल को जनसंख्या घटने की वजह से अगर ये 3 ही रह जाते हैं या 2 दो रह रह जाते हैं, जी, तो उसके बाद 2 विधायक इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और कुछ। ये बॉर्डर स्टेट है उत्तराखंड,
अगर आप इसको सब मतलब एक साथ एक ही तराजू में तोल देंगे इसको, जैसे कि बाकी राज्यों को या बाकी प्रदेशों को आप जोड़ते हैं, तो फिर यहाँ पर जो समस्याएं पैदा होंगी, आज जम्मू कश्मीर के हालात आप देख रहे हैं। क्या ऐसी गारंटी है कि उत्तराखंड में ये चीजें नहीं पनपेंगी? आप देख रहे हैं यहाँ जनसंख्या किस तरीके से एक विशेष चीजों में, जहां जहां हमारी जनसंख्या, पहाड़ियों की जनसंख्या में पलायन हो रहा है और घट रही है, और वहीं किसी दूसरे समुदाय की जनसंख्या मतलब बढ़ रही है, तिगुनी चौगुनी दर से बढ़ रही है। और ऐसे जगहों पर केवल हल्द्वानी में या हरिद्वार या देहरादून में नहीं बढ़ रही है, ये पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, दोराहाट और ऐसी जगहों में भी बढ़ रही है। बिल्कुल। और तो फिर हम इस स्टेट को, ये जिस दिन ये देश के लिए चुनौती बन गया अगर ये राज्य, तो उस दिन आप कैसे संभालोगे इन चीजों को? तो इन चीजों को, इसको विशेष करके सरकारों को ध्यान चाहिए। और दूसरी चीज, हमारे उत्तराखंड में अभी भी जो है 40% से 45% तक वन संपदा है। हम देश के पर्यावरण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। देश में ऑक्सीजन सप्लाई, ये कह लीजिए कि यहाँ से जाती है। पूरे देश में पानी की सप्लाई उत्तराखंड से जाती है, उत्तराखंड की नदियों से जाती है, गंगा, यमुना या उसकी जो भी उसकी सहयोगी नदियां हैं, एक नदी सिस्टम है। इस नदी से लाभान्वित होते हैं, पूरी देश होती है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, कई पूरे राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। तो इस वन संपदा और इस जल संपदा के एवज में क्या हमको स्पेशल बजट नहीं दिया जा सकता है? बिल्कुल। क्या इस पर्यावरण संरक्षण का जिम्मेदारी, हम जंगलों को हम संरक्षण करें, जंगलों से वन, जो जंगली जानवरों से हमारे लोग आहत हों उनकी जाने कुछ जाए, या फिर जंगली जानवरों के नुकसान को हम जो रहवासी हैं, प्रवासी जो रहवासी हैं, यहाँ के वासिंदे हैं, वो उसको झेलें। लेकिन उन जंगलों की वजह से जो पर्यावरण का एक बैलेंस बना रहता है, जो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में जो संतुलन बना रहता है, उसका हमको कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए कौन करेगा? तो अब आज का लाइव जो एपिसोड हमारा यहीं समापन करेंगे 2 शब्दों के साथ। एक तो राजेश शाह जी लिख रहे हैं कि अगर ये दल, क्षेत्रीय दल एक भी हो गए तो बीजेपी को नहीं हरा सकते। राजेश बाबू, हम भी तो यही कह रहे हैं जी कि ये फिर दिमाग से निकाल दीजिएगा। बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं आप लोग, कांग्रेस की जगह ले सकते हैं। आप भी समझाइए, अगर आप किसी क्षेत्रीय दल से जुड़े हुए हैं तो इनको बोलिए एक हो जाए। और चलते चलते धाकड़ धामी भाई, आपसे विशेष अनुरोध, ये जो युवा थे ना, दीवान शाह, अल्मोड़ा, सल्ट विधानसभा से जुड़े थे हमारे साथ, और इनकी बात को गहराई से ध्यान से सुनना। ये हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है कितना संवेदनशील क्षेत्र है, और अगर आपने यहां जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने का प्रयास किया तो इसका मतलब पहाड़ की बर्बादी के दुश्मन आप होंगे, आपकी सरकार होगी। ध्यान रखिएगा, जब आप परिसीमन पे आए तो क्षेत्रफल के आधार पे ही परिसीमन करें, ना कि जनसंख्या के आधार पे। ये हुंकार पहाड़ की आवाज नहीं है, ये पूरे पहाड़ की आवाज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इसी अनुरोध के साथ आज का लाइव हम यहीं समापन करेंगे, और फिर से चेतावनी भी दे रहे हैं कि खबरदार, पहाड़ बहुत बर्बाद हो चुका, पहाड़ बहुत लुट चुका। अब परिसीमन के नाम पे इसके टुकड़े मत कीजिएगा। 40 से 34 कर दी है, प्रयास कीजिएगा कि 34 से ऊपर जाएं, लेकिन दुष्प्रयास मत कीजिएगा कि 34 से विधानसभाएं कट के नीचे आए। और अगले एपिसोड में मान्य धाकड़ धामी भाई, हम इस विषय को सीधा रखेंगे आपके बड़े भाई और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। अगली जो लाइव एपिसोड होगा वो इसी विषय पे होगा, लेकिन केंद्र बिंदु होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आपको छोटा भाई घोषित करके गए हर्षिल से। तो जितने भी मित्र जुड़े हुए थे, माफ कीजिएगा कि आपकी प्रतिक्रिया हम ले नहीं पाए हैं, और इसी तरह जुड़िएगा, और उम्मीद करते हैं कि शेयर आप जरूर करेंगे। जय बाबा केदार, जय हिंद। जितने भी मित्र जुड़े थे, हृदय से आपका आभार। जुड़ के रहेगा।
कल हम विशेष चर्चा करने वाले हैं दीवान बाबू अंकिता भंडारी पे। जी मैं प्रयास करूंगा कि कल भी जुड़िएगा, और कल हम लपेटे में लेंगे ये जो विपक्ष है ना, ये क्यों नहीं आवाज उठा रहा है। महाराष्ट्र में दिशा सालियान का 5 साल बाद सदन में मामला गूंज गया और सीबीआई इंक्वायरी होने वाली है। ये हमारा विपक्ष क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं सीबीआई की मांग कर रहा है, ये क्यों नहीं फास्ट ट्रैक की मांग कर रहा है सदन में। इस पे चर्चा करेंगे कल। शुभ रात्रि, अपना अपना ख्याल रखिएगा।